अगर मैं इसको और पास लेके आऊंगी, यानी कि मैंने इसको 10 पे ले आए, तो क्या कहाँ जाएगा वो? आप खुद देखो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे नीचे। अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ये गिर जाएगा। Hello viewers, I am Deepti. Today I am going to continue the competency focused practice questions given by Council for Physics ICSE Class 10, 21 MCQ onward. MCQ number 21 is: a magnetic compass is present on a small table very close to the wall in a room. A man enters the room and switches on the air conditioner fitted near the ceiling. He observed that the needle in the compass show immediate deflection. Identify the most probable reason for the deflection. ऑप्शन नंबर ए इज एयर ब्लोइंग इन द रूम. ऑब्वियसली एयर कंडीशन ऑन है तो एयर तो ब्लो हो रही है. सेकेंड इज करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू एसी वायर कंसील्ड इन द एडजेसेंट वॉल. Yes, this is the correct option number B, because when electric current is passed through the wire, magnetic field is produced in its vicinity. तो हमें पता है इसीलिए needle deflect हुई है. Next MCQ is: two substances A and B have the same mass. Substance A has higher specific heat capacity than substance B. तो A की ज्यादा है. It means more heat energy is required to raise the temperature of A, जिसका हायर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, मतलब उसको हीट एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी उतना ही 1 डिग्री सेल्सियस चेंज लाने के लिए देन B. What consequences would you expect when these substances are subjected to the same amount of heat energy? तो अगर हमने दोनों को सेम अमाउंट दिया है, A की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, B की रिक्वायरमेंट कम है, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? ऑप्शन ए इज सब्सटेंस ए विल एक्सपीरियंस स्मॉलर टेम्परेचर चेंज देन सब्सटेंस बी, और ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि ए की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है. इट मीन्स वो ज्यादा लेगा, ज्यादा हीट एनर्जी लेगा अगर सेम टेम्परेचर लाना है, लेकिन क्योंकि हमने अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सेम दी है तो इट मीन्स स्मॉलर चेंज आएगा सब्सटेंस ए में एज कम्पेयर टू सब्सटेंस बी बिकॉज ऑफ हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. In question number 23, a student traces the path of a ray of light through a glass prism for different angles of incidence. He analyzes each diagram and draws the following conclusion. Part 1 is: on entering the prism, the light ray bend towards its base. ये आपको पता है प्रिज्म में जब भी लाइट रे एंटर होती है बेस की तरफ ही जाती है. करेक्ट है. सेकेंड, लाइट रे सफर्स रिफ्रैक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड एट द पॉइंट ऑफ एमर्जेंस while passing through the prism. तो यहाँ पर भी रिफ्रैक्शन दोनों एजेस पे होनी है, दोनों सरफेसेस पे होनी है. थर्ड इज एन emergent ray bends at a certain angle to the direction of incident ray. emergent ray bend तो करनी है तभी तो वहां पर एंगल बनेगा हमारे पास. Fourth है, while emerging from the prism as a second surface, the angle of refraction is less than the angle of incident at that surface. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कम कैसे हो सकता है? लाइट रे जब प्रिज्म से बाहर जा रही है इट मीन्स वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है, इट मीन्स वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी. अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम एंगल ऑफ इमरजेंस भी कह रहे हैं, वो यहाँ पर ग्रेटर हो जाएगा, इंसिडेंस से कम नहीं होगा, ज्यादा हो जाएगा. तो सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. कौन सी करेक्ट हुई? 1, 2 and 3, and this is option number A. This is correct. In 24, a metal ball is wheeled inside a ring placed on a table. रिंग है और उसके अंदर मेटल बॉल व्हील कर रही है, घूम रही है. द डायग्राम क्यू शोज द मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर द रिंग इज लिफ्टेड. जैसे हमने रिंग को उठाया बॉल टेंजेंट बनाती हुई सीधी जा रही है. विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम शो द करेक्ट पोजीशन द मेटल बॉल इन द रिंग व्हेन द रिंग इज लिफ्टेड. तो आपको अलग अलग बॉल की पोजीशन दिखाई है, कभी वो कॉर्नर में है, एक साइड में है, दूसरी साइड में, बट हमें कौन सा इसके अंदर करेक्ट है? जहां पर बॉल सेंटर में है, बिकॉज बॉल इन मूविंग इन ए डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग. इट मीन्स वो पहले सेंटर पे थी और अब वो सेंटर से अवे जा रही है. सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपेटल फोर्स आपने पढ़ा है. Assertion है नेक्स्ट क्वेश्चन में: sometimes the sky appears reddish in the evening. इन द इवनिंग स्काई हमें रेड दिखाई देता है. रीजन है रेड बीइंग लॉन्गर इन वेवलेंथ स्कैटर मोर देन द अदर कलर्स. वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पावर 4. तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसकी स्कैटरिंग कम हो जाएगी, तो स्कैटर मोर नहीं हो सकता, स्कैटर लेस होना चाहिए. इट मीन्स रीजन गलत है, असर्शन ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, इज करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 25. नेक्स्ट assertion is when the displacement is 0, मतलब S 0 है, then work is 0. तो वर्क भी 0 है. W is equal to F S cos theta. अगर S 0 है तो W 0 हो गया. So if the work done is 0, then it necessarily means the displacement is 0.
अब अगर वर्क डन 0 है तो क्या ये जरूरी है कि हर बार डिस्प्लेसमेंट 0 होगी तभी वर्क डन 0 होगा? बाकी भी तो ऑप्शंस हैं, एफ भी है, कॉस थीटा भी है, तो बाकी ऑप्शंस की वजह से भी तो वो 0 हो सकता है। तो इट मींस हमारा असर्शन ही रॉन्ग है यहाँ पे। रीजन है वर्क डन इज कैलकुलेटेड बाय द रिलेशन W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। तो वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट में क्यों डिपेंड करेगा? थीटा पे भी तो डिपेंड कर रहा है। तो A इज फॉल्स, R इज ट्रू, ऑप्शन नंबर D इज करेक्ट। 27. Which of the following statement is correct? A frequency of a stretched string is directly proportional to its length but inversely proportional to the tension of the wire. We know the formula F is equal to 1 by 2 आ जाएगा यहाँ पर लेंथ का। तो हमें दिखाई दे रहा है कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके अलावा T अपॉन पाई आर स्क्वायर और डी, यानी कि टेंशन के साथ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, जबकि हमको दिखाई दे रहा है क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेंशन के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, क्योंकि अंडर रूट का स्क्वायर कैंसिल हम कर देंगे। तो ए ऑप्शन तो गलत हो गया क्योंकि डायरेक्टली दिया है। बी में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, वो भी गलत हो गया। सी में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ है, वो भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इज करेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, क्योंकि टेंशन के ऊपर अंडर रूट बेस स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन। तो ये हमारा बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, ऑप्शन नंबर डी। In 28, a ray of light passes obliquely. Obliquely वर्ड का मीनिंग होता है मेकिंग एन एंगल। तो कोई एंगल बनाती हुई लाइट रे आ रही है, पास हो रही है फ्रॉम एन ऑप्टिकल मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33। तो 1.33 म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो 1.3 से 1.5 यानी कि ये क्या हो गया? रेरर से डेंसर मीडियम में जा रही है। While passing from first medium to second, the light ray will, जब रेरर से डेंसर में जाएगी तो क्या होगा? टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। आपको इसके लिए मैंने एग्जांपल ऐसे याद रखने के लिए बताया था कि मान लीजिए हम ट्रैफिक वाली रोड पे आ जाते हैं, यानी हम डेंसर मीडियम में आ गए तो हमारी स्पीड कम हो जाएगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल यानी कि गाड़ियां पास आ जाएंगी, तो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। तो यह ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 28। 29. You want to register your name for an examination. For registration purposes, you need a passport size photograph of yourself. When you went to a studio, the photographer told you to sit on a chair in front of a wide screen in the room. Assertion. This is purposely done so that you, as an object, should stand beyond the center of curvature of the camera lens. कैमरा लेंस के सामने आप बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर चले जाओगे। आपको लोकेशंस याद है, अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड जाते हैं तो हमारी इमेज f और 2f के बीच में बनती है, बट श्योरली नॉट एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस। यानी सबसे पहला केस नहीं हो गया, सेकंड केस हो गया बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। रीजन है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज फॉर्म्ड आर दैट इट कैन बी टेकन ऑन ए स्क्रीन एंड इज ऑल्सो डिमिनिश्ड इन साइज। तो हमारा रीजन इसके अंदर ठीक आ रहा है। तो इट मीन्स बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. Option number A is correct in this. Next question from heat. Rivers which originate from the glaciers at high altitude have a supply of water throughout the year. This is because ice in high mountains does not melt all at once. This is due to, क्यों होता है? High specific latent heat of fusion of ice, which value is 336 joule per gram. तो हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस आंसर आएगा, whose value is 336 joule per gram. Option number D is correct. 31. If three resistors R1, R2, R3 are connected in series by R1 is greater than R2 and greater than R2 is greater than R3, then what is the relation between the current respectively flowing through them? आपको पता है रेजिस्टेंसेस सीरीज में लगी हुई हैं, तो सीरीज में तो करंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सिर्फ आपको पजल करने के लिए दिया गया एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। I1, I2, I3 तीनों इक्वल होंगे क्योंकि रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड वी नो दैट इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम।
In MCQ 32 from chapter sound, we have given 3 waves P, Q and R. आप देख सकते हैं 3 लूप्स है, 2 लूप्स है और 1 लूप बन रहा है। तो 3 लूप्स कब बनेंगे? पहले अगर हम टोटल लेंथ को L कंसिडर कर लें तो हमारा अगर हम 1/6 पे प्लग करेंगे, टोटल लेंथ का 1/6 पे प्लग करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स आएंगे। इफ वी प्लग एट 1/4 ऑफ टोटल लेंथ तो हमारे पास 2 लूप्स आएंगे एंड इफ वी प्लग इन द मिडल तो हमारे पास 1 लूप आएगा। तो इस तरह से है। हमें बताना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ बिटवीन P, Q एंड R का वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा। तो यहाँ पर हमने 1/6 पे प्लग किया है तो टोटल लेंथ कितनी होगी? इसमें 3 लूप्स बन रहे हैं तो 2L और बाय 3 हो जाएगा। सेकंड में 2L और बाय 2 हो जाएगा और थर्ड वाले में 2L ही रहेगा। इट मींस अगर हम इसका रेशियो कंसीडर करें, टोटल लेंथ को हम मान लेते हैं कि ये 6 है तो ये 6 का हाफ हो जाएगा यानी कि 3 हो गया। तो यहाँ पर 6 का हाफ हो गया, यहाँ पर कितना आ गया? 3 आ गया। अब यहाँ पर कितना हो गया? नेक्स्ट वाले में 6/3, 6/3 मींस 2 हो गया, यानी रेशियो कितना आ रहा है? 2:3:6। आपके पास ये ऑप्शन नंबर है डी, इसमें ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 2:3:6 पी क्यू आर का रेशियो वेवलेंथ का रेशियो लिया गया है। In 33, during the change of heat of a substance from solid to liquid, heat is absorbed by a body, but its temperature does not rise. आपको पता है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता, सिर्फ हीट को लेता रहता है कुछ देर के लिए। Which of the following statement explain the phenomena? Only kinetic energy of the molecules increase, but potential energy remains the same. No. Correct option is B. Only potential energy of the molecule increases, क्योंकि उनके बीच की सेपरेशन यानी कि जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है, यानी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम। अगर काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही होती या इंक्रीज हो रही तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होता। टेम्परेचर तो स्टेगनेंट हो गया, टेम्परेचर तो सेम रह रहा है। इट मींस काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है। Question 34. Assertion is when current is passed through a wire, a magnetic field is generated around the wire. Reason is whenever there is change of magnetic flux linked up with the coil, the induced current is generated in the coil. तो क्या बताना है हमने? A and R हमें दिख रहा है, दोनों करेक्ट हैं। R is not the correct explanation of A, क्योंकि इस केस में R एक्सप्लेनेशन नहीं है। आर क्या है? रीजन क्या दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन दिया है और असर्शन जो दिया है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन करंट इज पास थ्रू ए वायर तो मैग्नेटिक फील्ड आसपास में आ रहा है, तो ये क्या हो गया? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हो गया। लेकिन रीजन में क्या दे दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का रीजन दे दिया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स वाला। तो इट मींस ए और आर दोनों करेक्ट तो हैं, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, इन बी इज करेक्ट। इन 35, Which of the following combinations correctly show the charges on particle? तो हमें प्रोटॉन, अल्फा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो अब इसमें क्या बताना है? हमने प्रोटॉन पे कितना चार्ज है? प्रोटॉन पे चार्ज आपको पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन पे भी सेम रहता है मैग्नीट्यूड, साइन माइनस का आ जाएगा। अल्फा पार्टिकल पे कितना हो जाता है? 2He4, हमें सिंबल पता है उसका 2He4, यानी कितना हो जाएगा? जितना एक पे है 2 प्रोटॉन पे उसका डबल हो जाएगा। तो 1.6 होता है तो 3.2 हो जाएगा। तो अल्फा पार्टिकल पे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। इसमें से करेक्ट ऑप्शन बन रहा है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल का मास करेक्टली आ रहा है। With this our MCQ are over. Now coming to the very short answer questions, और हमने इसमें 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस स्टडी करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36, अनु एंड एमी परचेज्ड आइसक्रीम्स इन प्लास्टिक बॉल्स एंड कोन्स। तो एक हमने बॉल लिया है और एक हमने कोन लिया है, 2 चीज हमें ली गई हैं। ड्यूरिंग देयर आउटिंग एट द साइंस फेयर, आफ्टर कंज्यूमिंग देयर आइसक्रीम, अनु स्टेटेड दैट रिगार्डलेस ऑफ वेदर they were filled with ice cream or empty, the center of gravity of the object would remain unchanged. Do you agree with Anu? Why? क्या अनु ने सही बोला? प्लास्टिक बॉल के केस में तो हम मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगी कि वो भरा था या नहीं भरा था, लेकिन कोन के केस में हमने देखा हुआ है कि अगर कोन हॉलो होता है या फिल्ड होता है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज हो जाती है। तो इसका आंसर ये नहीं आएगा, बिकॉज सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल रिमेन सेम इन द केस ऑफ स्फीयर, यानी कि जो गोल चीज है, वाइल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हॉलो कोन एंड सॉलिड कोन वो डिफरेंट होती है, h/3 और h/4 होती है। Coming to question number 37, the picture below shows a boy climbing a rope ladder hanging from the branch of a tree. The boy in the picture finds it difficult to climb the ladder as he turns about the axis where he is holding. जहाँ से वो पकड़ रहा है वैसे बेंड हो रहा है, रोप बेंड हो रही है उसके बॉडी के साथ। Instructor tells the boy to stretch the body with the hand stretched up and make the body parallel to the ladder and climb.
तो उसने ऐसा क्यों कहा? विच फोर्स कॉज द लेडर टू टर्न, किस फोर्स की वजह से वो लेडर जो है वो पीछे की तरफ घूम रही है? उसका अपना बॉडी वेट, हिज ऑन वेट कॉजेज द टॉर्क ऑन हिज बॉडी, टॉर्क मींस टर्निंग इफेक्ट आ रहा है उसकी बॉडी पे अपने बॉडी के वेट की वजह से ही। एंड टर्न अबाउट हिज हैंड होल्डिंग द लेडर, और उसके हाथ जो है वो मुड़ते जा रहे हैं लेडर के साथ साथ। How does keeping the body parallel to the ladder make climbing easier? तो उसको क्या इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप सीधे हो जाओ। तो by stretching and keeping the body parallel to the rope decreases the torque arm, अगर हम सीधे हो जाएंगे तो जो टॉर्क आर्म है वो छोटी हो जाएगी, उसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, reducing the torque, जिसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट कम हो जाएगा and makes it easier to climb, और वो इजीली क्लाइंब कर पाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए आप भी तैयार रहिए। आपको कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चंस इसीलिए दिए गए हैं ताकि आप हर तरह से क्वेश्चन को एनालाइज करना सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम फोर्स वर्क पावर एनर्जी। रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन्वॉल्व्स harnessing the energy that is typically lost when a car decelerates, जब कार स्टॉप होने लगती है, रुकती है, तो इसमें से एनर्जी निकलती है एंड ब्रेक्स, एंड इंस्टेड यूजिंग इट टू रिचार्ज द कार्स बैटरी। उस एनर्जी को हम वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हार्नेस कर रहे हैं, कार की बैटरी को रिचार्ज करवा रहे हैं। ये है रीजनरेटिव ब्रेक सिस्टम के बारे में। Unlike traditional braking system that simply dissipate energy, regenerative braking allows some of that heat to be recycled. उसमें सारी यूज हो रही है, इसमें वेस्ट हो रही है। What is the energy conversion process that result in the wastage of energy in a normal car during braking? तो कौन सा एनर्जी कन्वर्जन है जो नॉर्मल कार में हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी टू हीट एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी फ्रिक्शन एनर्जी पे वो वेस्ट हो जाएगा। सेकेंड उसने पूछा How does regenerative braking differ from normal braking in terms of energy conversion? क्योंकि इस केस में kinetic energy is going to convert into electrical energy. कार की बैटरी को रिचार्ज कर रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, इट मींस हमारी वेस्टेज बहुत कम हो रही है, या यूं कहें कि हो ही नहीं रही है। In next question, John is trying to create musical notes using water-filled bottles. A, B, C, D में लिक्विड का अलग अलग कॉलम दिया गया आपको। Which of the bottle likely to produce a musical note with highest pitch? Highest pitch means highest frequency, and frequency is inversely proportional to length of air column. तो length of air column ज्यादा किस में होगा? जिसमें लिक्विड का लेंथ कम होगा, लिक्विड का हाइट जो होगा वो कम होगा। Next is when Shyam, the band leader, struck both the bass drum and kettle drum with equal force. The bass drum emitted a sound measuring 120 decibel, whereas the kettle drum produced a sound of 90 decibel. तो ज्यादा किस में आ रही है? bass drum में आ रही है, kettle वाले में 90 dB आ रही है। Explain this discrepancy in the loudness. तो आपको पता है कि loudness किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, और यहाँ पर कौन सा फैक्टर वो डिपिक्ट करना चाहता है? क्योंकि सरफेस एरिया बास ड्रम का जो बिगर है, तो लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, इसलिए उसके केस में, बास ड्रम के केस में साउंड की जो लाउडनेस है वो ज्यादा आ रही है और दूसरे में लाउडनेस जो है वो कम आ रही है। इन क्वेश्चन नंबर 41 आपको लेंथ दी गई है और डायमीटर दिया गया है, 4 कंडक्टर्स अलग अलग लेंथ और अलग अलग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के दिए गए हैं। In the above diagram, calculate the ratio of resistances A, B, C and D. अब पहले केस में हमें कुछ ना कुछ एज्यूम करना पड़ेगा। जैसे हम मान रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस लेनी है, ए की मटेरियल को हमें एज्यूम करना पड़ रहा है। वैसे आइडियली क्वेश्चन में देना चाहिए था कि सेम मटेरियल के बने हैं, ताकि रेजिस्टिविटी को हम इग्नोर कर देते, क्योंकि रेजिस्टिविटी का कोई मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, बट बाकी हमें ABCD का चेक करना है। तो A, B, C और D चारों कंडक्टर्स के लिए हम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिखने जा रहे हैं। अब पहले केस में लेंथ के आपको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, तो हम अभी रो को हटा देते हैं, R इज इक्वल टू रो L/A। रेजिस्टिविटी हम सेम मान के चल रहे हैं कि ऑल दिस कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो अब हम रेशियो रेजिस्टेंस का कैलकुलेट कर रहे हैं। तो पहले केस में लेंथ L दी हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 2D दिया गया है, यानी कि पाई r² की जगह पे हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? D को हमने टोटल मान लिया, तो हम D² ही ले लेते हैं, r/2 करने की बजाय हमने D का स्क्वायर ले लिया यहाँ पर, क्योंकि 2D है। 2D जो है वो इस तरह से दिया गया आपको, ये 2D है, यानी कि 2D होने का मतलब ये कितना हो गया? हाफ कितना हो गया? D हो गया, यानी रेडियस को इसने R ना दे करके D जितना दिया, तो रेडियस ही D है। आप साइड में कैलकुलेट करके देख सकते हैं, तो पाई D² हो जाएगा। दूसरे का रेशियो कितना दिया गया? लेंथ आपको 3L दी गई है,
3L है, और इसके केस में डायमीटर हाफ हो गया तो पाई हो गया और D/2 का स्क्वायर हो जाएगा। C केस में लेंथ आपको 2L दी हुई है, 2L है, और डायमीटर जो है वो 2D है, यानी कि फिर से पाई D स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट केस में लेंथ L दी गई है और एरिया इसके केस में भी स्मॉल d ही दिया गया, यानी कि पाई D/2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब जो चीजें कांस्टेंट है वो तो हम हटा देंगे, यहाँ से d स्क्वायर को कंपेयर करेंगे तो ये 2 कहाँ जाएगा, यहाँ तो 1 नहीं आया, ये वाला 2 कहाँ जाएगा, ऊपर 3 ऑलरेडी है, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 2 है, यहाँ पर कुछ और नहीं है तो यही रहेगा, फिर इस तरफ कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर यानी 4 ऊपर चला गया, यानी रेशियो क्या आ रहा है 1:12:2:2। तो ये आपके पास रेशियो आ जाएगा। उसने रेजिस्टेंस इसका रेशियो आपको कैलकुलेट करने को कहा है। In question number 42, there are two copper wire of length ratio 1:2. Length का रेशियो जो है वो 1:2 दिया गया है। That have their cross sectional areas in the ratio 1:4, और एरिया का जो है वो 1:4 दिया गया है। But will be the ratio of the resistances? तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या हो जाएगा? अभी रेजिस्टेंस का रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी हमने क्या किया, L/A ले लिया हमने, ऊपर वाला नॉर्मल क्योंकि 1 ही है, और नीचे वाले की लेंथ कितनी हो रही है 2L हो रही है, इसी के साथ अज्यूम कर लेते हैं, और नीचे क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू एरिया हो रहा है। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो L और A तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना बना 2 आया और ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी रेजिस्टेंस इसका रेशियो कितना हो जाएगा 2:1 आ जाएगा। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो तो 1:1 ही रहेगा, क्योंकि इसमें इसने पर्टिकुलरली मेंशन किया है कि बोथ आर मेड अप ऑफ कॉपर वायर। अगर सेम मटेरियल तो रेजिस्टिविटी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है तो सेम ही रहेगी, 1:1 ही रहेगा। In next question, AB is an object, PQ is its real inverted image. The length of AB and PQ are equal. तो आप सबको पता है कि लेंथ ऑब्जेक्ट और इमेज की एक ही केस में बिल्कुल सेम होती है। वो कहाँ होती है, जब ऑब्जेक्ट हमारा 2f पे होता है तो इमेज भी 2f पे ही बनती है, और दोनों सेम साइज के होते हैं। दिस इज पॉसिबल व्हेन ए लेंस इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। व्हाट काइंड ऑफ लेंस इज यूज्ड हियर? ये कॉन्वेक्स में ही हो सकता है। सेम साइज हमें किस में मिलता है, सेम, बिगर, स्मॉलर, डिमिनिश किस केस में मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस में मिलता है। कॉनकेव में तो हमेशा डिमिनिश्ड होता है। Also state the position of lens and where it is to be placed. तो कहाँ रखना है हमने लेंस को, कहाँ रखेंगे, इन दोनों के सेंटर में लेंस होगा, क्योंकि 2f का मतलब क्या होता है, जितना फ्रंट में होगा उतना ही बिहाइंड द लेंस भी होगा। तो इसमें से हम क्या लिखेंगे, सेंटर, इन ऑब्जेक्ट और इमेज के सेंटर में हमारा लेंस आएगा। नेक्स्ट है नेम इट डिवाइस वेयर दिस लेंस एक्शन इज यूज। तो ये कहाँ पर यूज होता है, जब हम 2f वाला सिनेरियो लेते हैं तो टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में यूज होता है, या जेरोक्स मशीन में यूज होता है, फोटोकॉपीज में यूज होता है, जहां हम लेंस को सेंटर में रखते हैं और ऑब्जेक्ट जो है वो डबल मतलब 2f पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टू मेटल्स A and B हैव देयर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इन द रेशियो 2:3। ज्यादातर क्वेश्चंस आपको रेशियो बेस्ड, कंपैरिजन बेस्ड इसी तरह के दिए गए हैं। हालांकि इनमें कैलकुलेशन तो ज्यादा नहीं होती, बट आपको थोड़ा लॉजिकली सोच के क्वेश्चंस को करना है ताकि उनमें आपके साथ आप उनको जस्टिफाई कर पाए। अब जैसे इसमें टू मेटल्स A and B की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें 2:3 में दी हुई है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। If they are supplied the same amount of heat, दोनों को सेम हीट दी जा रही है, then which metal piece will show a greater rise in temperature if their masses are same? अब मास को अगर हम सेम कंसिडर कर लेंगे तो आप खुद बताइए कि किसमें जो राइज इन टेम्परेचर ज्यादा आएगा, ग्रेटर राइज इन टेम्परेचर। जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी उसमें राइज इन टेम्परेचर ज्यादा आएगा। तो 2:3 हमारा A और B का था, इट मीन्स राइज इन हीट इसमें आएगा, टेम्परेचर ज्यादा राइज A वाले में हो जाएगा, तो 2 इसमें आएगा। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेशियो in which their temperature rise if the mass ratio of metal A to metal B is 3:5। फर्स्ट केस में तो सिंपल कर दिया कि मास को सेम दे दिया। अब हमें दिया जा रहा है, हमने कैलकुलेट क्या करना है, टेम्परेचर राइज, यानी कि डेल्टा बताना है, हमने डेल्टा T बताना है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, आप सबको पता है। तो डेल्टा T का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, Q/M × C। अब मास भी अलग है, C भी अलग है, तो हम इसको अगर सॉल्व करेंगे, अब सेम अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है, क्वेश्चन में दिया हुआ, तो Q को भी हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम डेल्टा T और दूसरा वाला डेल्टा T का जब कंपैरिजन करेंगे तो Q कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर किसका आएगा, जो नीचे वाला है, यानी कि M'(C' वाला ऊपर आ जाएगा और MC वाला नीचे आ जाएगा। अब हमें देखना क्या है कि किस किस का कौन सा है। इट मीन्स हमारे पास इसका आया 3/2, ये 2/3, तो हमने इसका ऊपर लेना है, तो 3/2 मास का आ जाएगा, और दूसरा इसके लिए सॉरी ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, तो ये 2 और 3 था, तो 3 और 2 ले लिया हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए, और मास का रेशियो 3:5 है, तो हम कितना लेंगे 5:3, यानी कि 3 कैंसिल हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ गया 5:2। तो 5:2 फाइनल आंसर हो जाएगा, जो उनका टेम्परेचर राइज का रेशियो हमें शो कर रहा है।
तो फॉर्मूले के अंदर आप सब्स्टिट्यूट करो, जो चीज सेम है उसको इग्नोर कर दो और बाकी सबको कंपैरिजन करो। नेक्स्ट इज सौम्या टुक 2 राइट सर्कुलर कोन्स ऑफ सेम वर्टिकल हाइट। सेम वर्टिकल हाइट ली गई है। वन ऑफ द 2 कोन्स इज अ सॉलिड while the other is a hollow. From inside वो hollow है. By measuring the cross sectional area of the cone and from the knowledge of symmetry by using suitable formulas, he found the positions of the center of gravity of both cone. तो center of gravity अभी हमने बोला था कि कहाँ h/3 और h/4 पे होती है. He found the difference is about 1.5. तो दोनों केस में पहले उसने जो लिया सॉलिड और फिर हॉलो, तो सॉलिड के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी h/3 में और हॉलो के केस में h/4 में, और वो डिफरेंस उसको दिखा 1.5 है। व्हाट इज द वर्टिकल हाइट ऑफ 2 कोन्स, कितना हो जाएगा? तो आप इसका एलसीएम लेके निकाल सकते हो। 4 और 3 को 12 हो गया, 3 4 तो 4h हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3h हो जाएगा। 1.5 के इक्वल है 3 4 मतलब माइनस करोगे तो सिर्फ h आ गया और 1.5 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसके अंदर कैलकुलेशन के बाद 18 सेंटीमीटर। तो ओरिजिनल हाइट उस कोन की 18 सेंटीमीटर है, जिसका हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर निकालने के जा रहे हैं तो 18/3 यानी कि जब वो सॉलिड था तो 18/3 यानी कि 6 पे थी, और फिर 18/4 यानी कि उसके अलग आ जाएगा, मतलब 1.5 का डिफरेंस आ रहा है। आपको देखो 6 पे और वहां पर कितना हो जाएगा 4.5 हो जाएगा, तो 1.5 का डिफरेंस आ रहा है, चेक भी कर सकते हो आप। Next question is seismic waves have different frequencies during earthquake. Why are short length buildings more prone to damage caused by high frequency seismic waves? We know that natural frequency is inversely proportional to length. अब यहाँ पर high frequency की seismic waves हैं, अगर high frequency की हैं तो can resonate with किसके साथ, जो स्मॉल वाली, मतलब जो हम बोल रहे हैं, इसने यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया है, शॉर्ट लेंथ वाली बिल्डिंग्स के साथ रेजोनेट कर सकता है। एंड ड्यू टू लार्ज एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इट कैन कॉज डैमेज टू द बिल्डिंग्स भी हो सकता है। Next is, will the center of gravity of a hollow sphere filled half with mercury and half with oil be identical to that of an empty hollow sphere? Give reason for your answer. तो there is a big no, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हॉलो स्फीयर है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सेंटर में ही होगी। अगर हम मरकरी फिल कर देंगे या ऐसे ही हाफ विद ऑयल, आधे में मरकरी आधे में ऑयल डाल दिया, तो उसकी कैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम रहेगी? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड्स मरकरी, क्योंकि मरकरी क्या हो जाएगा, मरकरी के साइड में चला जाएगा, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑन विच सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ होगा, जिधर डेंसिटी ज्यादा, यानी मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है तो वो चीज ज्यादा हैवी हो जाएगी। In next question, study the diagram and answer the question that follow. In the diagram, is the worker attempting to raise or lower the load? आपको लोड दिखाया गया है जो कि 4000 kgf का है, और इस तरफ जो मूवेबल ब्रिक्स का उसने प्लेटफॉर्म टाइप बनाया है वो 20,000 न्यूटन का है। तो पहले तो हमें सेम यूनिट में लाना पड़ेगा, खैर वो तो बात की बात है। एक तरफ की जो लोड आर्म है वो 25 मीटर दिखाई गई है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो 10 मीटर है। तो हमें देखना है कि वो उसको कहाँ लेके जा रहा है। तो हम यहाँ सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास लोड आर्म है, इधर वाली ये लोड हो गया, यानी कि जो इससे हमारे को 4000 kgf का दिया है। मान लिया यहाँ पर हमारे पास फलक्रम आ रही है, सेंटर में ही फलक्रम होनी चाहिए, नॉर्मल में फलक्रम, जहाँ से फलक्रम से डिस्टेंस दिखाया है कि इधर 10 मीटर की डिस्टेंस पे हमने इसको रखा हुआ है, तो 10 मीटर पे है। अगर ये दूर था तो ये आराम से बैलेंस था, यानी कि लोड आपका आ रहा था सेंटर में, ठीक है। अगर हम उसको मूव कर देंगे, मूव करेंगे, ये फलक्रम हो गया, ये लोड हो गया, इस तरफ हमारे पास लोड है और यहाँ से वो मैन जो है वो अप्लाई कर रहा है अपना फोर्स, यानी कि एफर्ट मान लेते हैं हम इधर। अगर मैं इसको और पास लेके आऊंगी, यानी कि मैंने इसको 10 ले आई, 10 पे ले आए, तो क्या कहाँ जाएगा वो? आप खुद देखो कहाँ जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे नीचे। अगर मैं इसको छोड़ूंगी तो ये गिर जाएगा, अदरवाइज ये कहाँ जा रहा है? जितना इसको और, यानी कि हम जितना एफर्ट हमको छोटा करते जाएंगे उतना ही हमारा जो है ये नीचे की तरफ आएगा, यानी कि लोड हमारा नीचे जा रहा है। हाँ, अगर मैं इसको दूर लेके जाती तो ये क्या होता, हमारा ऊपर की तरफ लेके जा रहा होता, क्योंकि फलक्रम तो वहीं का वहीं है। अगर मैं उसको वहां लूंगी तो ये ऊपर जाएगा, और अगर मैंने इसको पास में ले आया, यानी कि एफर्ट हमको छोटा कर दिया, तो ये हमारा नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, यानी हमारा अगर मैंने इसको थोड़ा और शिफ्ट किया तो ये नीचे 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 ऐसे बेंड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, इसी डायग्राम में उसने ये समझाया, आपको यहाँ पर 4000 है। अब हमें इसको जस्टिफाई करना है, वर्कर अटेम्प्टिंग टू रेज या लोअर, तो आपको मैंने दिखाया कि ये इसको नीचे लेके आने की कोशिश कर रहा है। जस्टिफाई कैसे करेंगे, कैलकुलेशन क्या करेंगे, यहाँ अगर नीचे लाने की कोशिश करें तो ये क्या जा रहा है, हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट यहाँ पर कितना बन रहा है, kgf में दिया हुआ है तो 4000 हो जाएगा, और हमको पता है 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूटन में आ जाएगा। यहाँ का डिस्टेंस यानी कि लोड आर्म 25 मीटर की दी गई है, उस
उस तरफ आपको कितना दिया गया है 20 और ये 1000 है और साथ में इधर कितना है 10 है, तो 20,000 और 10 तो कितना आ गया 1 2 3 4 और 5 जीरोज हो गई। इस तरफ 25 4 जा कितना हो गया 100 और फिर 1 2 3 जीरोज इसके आ गई और फिर एक क्या 4। आपको साफ दिखाई दे रहा है ना कि इक्वल है ही नहीं है, ये क्या हो रहा है ग्रेटर देन आ रहा है। इट मींस इधर वाला हमारे पास ग्रेटर देन आ रहा है और यूनिट इसका हो जाएगा न्यूटन मीटर, दोनों ही न्यूटन मीटर में है तो यूनिट हमने सेम बना ही लिए हुए हैं, बट आपको दिखाई दे रहा है कि इस तरह हमारे पास ज्यादा है, तो ज्यादा है तो हम लोड को ही लोअर कर रहे हैं इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ग्राफ प्लॉट किया गया है जो कि लोड हमारे पास वाई एक्सिस पे है और एफर्ट जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया गया है। लोड और एफर्ट शो किया गया है। विच फीचर ऑफ द लोड एंड एफर्ट ग्राफ मस्ट बी कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, MA इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है लोड अपॉन एफर्ट। अब लोड कहाँ है वाई एक्सिस पे और एफर्ट कहाँ है हमारे पास एक्स एक्सिस पे। जब भी हम वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस लेते हैं तो इट मींस हम क्या निकाल रहे होते हैं, उसने बोला विच फीचर, तो ये फीचर क्या है, ये है स्लोप। आप मैथ्स के स्टूडेंट भी हो तो आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है कि ये ऐसे करके हम स्लोप निकालते हैं। तो विच क्लास डज दिस रिवर बिलोंग टू, तो उसके लिए हमें इसका MA चेक करना है। MA चेक करने के लिए हम एक दो केसेस पे देख लेते हैं कि MA कितना आ रहा है। अगर मैं लोड को 10 ले रही हूँ तो एफर्ट कितना है 5 है, यानी MA 2 आ रहा है। अगर एक बार और चेक कर लेते हैं 20 है तो फिर 10 आ रहा है, यानी कि 2 ही आ रहा है। तो 2 मीन्स ग्रेटर देन 1 आ रहा है, यानी कि हमारे पास ग्रेटर देन 1 मैकेनिकल एडवांटेज कब आता है, जब हमारा लीवर क्लास 2 होता है, तो क्लास 2 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट टू SI यूनिट 1 जूल पर ग्राम डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया गया है, जबकि हम इसको SI यूनिट में किस में लेते हैं, डिग्री सेल्सियस में लेते हैं। और हमें पता है उस स्केल पे 1.8 का फर्क होता है हमारे पास, तो 1.8 का रेशियो लेके चलते हैं हम फ़ारेनहाइट और इसके। अब हमारा वाला जो हम नॉर्मली यूज करते हैं डिग्री सेल्सियस वाला स्केल, तो यहाँ पर SI यूनिट के लिए जूल है, तो जूल का तो हमारे पास कुछ नहीं है 1 ही है। हमारे पास नेक्स्ट क्या है ग्राम है, ग्राम के लिए हम क्या करेंगे, इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 आ जाएगा और पर के साथ हमारे पास डिग्री फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट की उसके स्केल के ऊपर हमारे पास 1.8 का आता है, यानी कि 1.8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरोज और, तो 1800 का आपके पास आ जाएगा। तब ये कन्वर्ट होगा जूल पर केजी और साथ में अब हमारा ये आ गया डिग्री सेल्सियस में, तो जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस। Why does 1 gram of water at 0 degrees Celsius have 336 joule more heat energy than 1 gram of ice at 0 डिग्री सेल्सियस। बस हमें उस वाले में तो इतना याद रखना है कि जितनी भी सेल्सियस स्केल पे जो रीडिंग होती है वो 1.8 लार्जर होती है फ़ारेनहाइट स्केल से, तो बस 1.8 का आपने रेशियो लेना था। वैसे आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है C = 5/9 F-32 हम ब्रैकेट में लेकर उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट तो आपके पास थ्योरेटिकल क्वेश्चन है तो आप आराम से कर ही सकते हो। 336 जूल मोर हीट एनर्जी होती है वाटर के पास, क्योंकि उसका लेटेंट हीट आपने पढ़ा ही हुआ है कि 336 होता है, इसीलिए 336 जूल ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इंक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर सेपरेशन, सो द लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल, जिसकी वजह से उसके पास ज्यादा एनर्जी है। 0 डिग्री पे ही है दोनों, लेकिन वाटर के पास ज्यादा है। With this I conclude my today's video, otherwise video will become very lengthy. I will make another video for remaining questions in the next part. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. Thank you.